नमस्कार दोस्तों, आज की विशेष कहानी है ह्यूमंस इन द लूप। क्या इन पत्थरों में भी जान होता है? हाँ। क्या इन बादलों में भी जान होता है? हाँ। क्या कटा हुआ धान में भी जान होता है? हाँ, होता है। मेरे बाबा कहते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है उन सब में जान होती है। अरण्य सहाय की इस फिल्म के शुरुआती सीन से ही दिल खुश कर देता वाली बात दिल से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, नीले नीले अंबर में असंख्य पक्षियों से अटापटा और उनके कलरव से गुनगुनाता आसमान जैसे बाहें पसार कर हर देखने वाले को भी उन्मुक्त पक्षियों के उन गीतों के साथ साथ गुनगुनाने के लिए दिल खोल कर आमंत्रित करता है। ऐसी फिल्म किसी भारतीय गांव के इंडिजिनस यानी खालिस देसी माहौल से हमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक सार्वजनीन विषय और उससे होने वाली समस्याओं से रूबरू कराती है। इस फिल्म में दर्शक एक लंबे अनुभवों की सौगात लेकर वापस लौटता है। ऐसे दो विपरीत मगर दो विशिष्ट छोर जिन्हें न सिर्फ छूकर बल्कि उन्हें इस फिल्म में गहरे समेट कर दूसरों से साझा करना बहुत दुष्कर कार्य रहा है। फिल्म के इस विकट कार्य को बखूबी कर दिखाने की जो काबिलियत है वो अरण्य सहाय और उनकी पूरी टीम के पास थी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। दोस्तों, आज हम मुखातिब हैं अरण्य जी से जो अपनी फिल्म को लेकर के इस फिल्म फेस्टिवल में आए हैं। स्वयं अपनी फिल्म के बारे में आपको बताएंगे, फिर मैं आपसे बहुत विस्तार से चर्चा करूँगी। अरण्य जी को सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ मेरा नाम है अरण्य सहाय। मैं ह्यूमंस इन द लूप नाम की एक फ़िल्म का राइटर डायरेक्टर हूँ। ह्यूमंस इन द लूप एक आदिवासी महिला की कहानी है जो अपने छोटे से झारखंड के छोटे से गांव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करने लगती है और उसका काम होता है डेटा लेबलिंग सेंटर पे काम करते हुए। डेटा लेबलिंग एक प्रक्रिया है जो कि मशीन लर्निंग का पहला पड़ाव है, एआई की लर्निंग का पहला पड़ाव है। इसमें एक इंसान 1000 से ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो को टैग करता है और उसी के बलबूते पे एआई छोटे छोटे डिफरेंसेस सीखना शुरू करता है। मान लीजिए एक टेबल और एक चेयर में अंतर करना सीखता है। ऐसे में एक डेटा लेबलर एक पेरेंट, एक माता या पिता का रोल निभाता है और एआई एक बच्चे के रोल में हमको देखने को मिलता है। जब हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे इश्यूज़ हैं कवर करने के लिए, जो कि हमने इस फिल्म में कोशिश की है करने की। और अरण्य जी, एक बात ज़रूर कहूँगी, सारा रहस्य मत खोलिए, थोड़ा सा विस्तार से जी कुछ जिज्ञासा बनी रहने दें। आप ये ज़रूर बताइए अब दर्शकों को कि ऐसी क्या प्रेरणा थी जिसकी वजह से आपने इस फिल्म को हम तक पहुँचाया। मैम, एक तो मेरे पेरेंट्स दोनों सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो मैं हमेशा से एक आदिवासी कहानी पे काम करना चाहता था। मेरी मदर ने कुकी ट्राइब पे काफ़ी काम किया है। और दूसरा था मैम, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, करिश्मा मेहरोत्रा नाम से एक जर्नलिस्ट है, तो उनके इंडियन एक्सप्रेस में वो काम करती हैं, पर उन्होंने 52 करके एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए लिखा था जिसमें डेटा लेबलिंग के बारे में चर्चा हुई थी। तो मुझे तब लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर वो शुरुआत थी। उसके बाद मैंने करीब 7 से 8 महीना वहाँ लेके रिसर्च किया और वहाँ झारखंड में घूमते हुए मेरे को ये समझ में आया कि मैं इस टॉपिक के साथ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने पुराने आर्चेज़, जो कॉलोनियल आर्चेज़ थे ब्रिटिशर के ज़माने के, वो सब देखे, सिंगल गेज ट्रेन्स देखी। मुझे ऐसा लगा जो कि 300 साल पहले हुआ है उस जगह पे, वो फिर से हो सकता है यदि एआई फर्स्ट वर्ल्ड, जो कि फॉरेन की जो अमेरिकन / यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसी के डेटा पे अगर ट्रेन होगा तो वो जो एक्सक्लूजन उस समय हुआ था वो आज फिर से हो सकता है। तो उसी को डील करते हुए मैंने इस फिल्म को लिखा। ये बहुत खूबसूरत सी फिल्म है दोस्तों, और मैं आप तक ये लेकर के जल्द ही कल या परसों ज़रूर इसे अपलोड करूँगी। मैं अरण्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ अग्रिम रूप से कि इन्हें इस हिंदी भाषी क्षेत्र में भी जो स्वीकार मिला है, जो इनकी फिल्म को पसंद किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर से मुखातिब होंगे। शबा खैर। दोस्तों, मुझे लगता है कि फिल्म में संगीत एक शानदार कैरिंग एजेंट है। जी हाँ, फिल्म को बहुत स्मूथली दर्शक के दिल और दिमाग तक पहुंचा जाता है। इस फिल्म में तकनीक और कंप्यूटर के कुछ एक जटिलताओं को भी फिल्म के इस संगीत की वजह से बहुत सरलता से हर दर्शक के हर वर्ग को संप्रेषित कर पाना एक सरलता से बहुत संभव हो पाया है।
फिल्म में कई कई बार उसी स्थान विशेष की संस्कृति से जुड़े हुए लोकगीत बेहद आकर्षक बन पड़े हैं। फिल्म में कथा पात्र के रूप में इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा में इंसान का साथ देने वाले हाथी, गाय वगैरह अन्य पशुओं के साथ साथ साही जैसा एकांत प्रिय शर्मीला सा जानवर भी अपनी एक विशेष भूमिका को अदा करता हुआ नजर आता है। वो किस खूबसूरती से कथा में अनुस्यूत है, ये राज तो आप फिल्म देखकर ही समझ पाएंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग भी बेहद कमाल की है। फिल्म की नायिका सोनल मधुशंकर झारखंड के गांव की आदिवासी स्त्री की भूमिका में आधुनिकता के सबसे जटिल मगर अति आवश्यक स्वरूप यानी कंप्यूटर से जूझते हुए उसमें न केवल महारत हासिल करती हुई दिखाई गई है बल्कि अपने जीवन के मूल स्वरूप में वो प्रकृति की बेटी शर्मीले साही की सखी के रूप में दर्शकों को बांधती भी हैं। डेटा लेबलिंग सेंटर पर काम करते हुए मशीन लर्निंग के इस पड़ाव में एआई को किसी बच्चे सा सिखाती हुई नेमा सुबह सवेरे तड़के उठकर गांव में अपने नन्हे बच्चे को पीठ से बांधे हुए जंगल से गुड मॉर्निंग करती नजर आती है। अपनी किशोर बच्ची को भी जगाकर रोज़ बिना नागा जंगल से नज़दीकियां बढ़ाने को लेकर जाती है। जंगल में शकरकंद निकालती हुई वो अपनी बेटी को जो कहती है वो बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। शकरकंद निकालें तो टेढ़ा करके निकालना चाहिए जिससे कि उसकी मिट्टी ख़राब ना हो और फिर मिट्टी निकाल कर उसे धीमे से वापस डाल देना जिससे कि मिट्टी के जीव जंतु भी सुरक्षित रहें। ये सीख, ये संवेदनशीलता की पराकाष्ठा आपको यहीं इस फिल्म में देखने को मिलती है। उसकी ये सुकोमल सेंसिटिविटी उस महिला को कहीं फिल्म में कमज़ोर नहीं बनाती। सो कॉल्ड संरक्षक पति से प्रताड़ित ये पिछड़े गांव की सीधी साधी प्रकृति की भोली मानुष आवश्यक वांछित स्थानों पर वज्रादपि कठोर भी हो जाती है। पूरी ईमानदारी से अपने उसूलों पर टिकी रहते हुए निरंतर आती हुई समस्याओं से जूझते चलती है। रिद्धिमा सिंह अभिनीत धानु की सखी जो है उसे जंगल की सैर कराने लेकर जाती है तो सबसे पहले उसे अपने पुरखों के पेड़ से मिलवाती है। बहुत अजीब लगा सुनकर, पर आमतौर पर ठीक वैसे ही जैसे कि एक व्यक्ति अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य मुखिया के पास किसी भी नए मेहमान को ले जाकर मिलवाता है। यहाँ आदिवासियों का प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जो अटूट स्नेहिल संबंध है वो अनायास ही हमें हमारे समक्ष उजागर हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पहलुओं को फिल्म में समेटा गया है। समाज की मुख्यधारा से कुछ कटे इन आदिवासियों के जुझारू जीवन के चित्रण के साथ ही साथ अनेक सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर भी फिल्म बात करती है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें फिल्म बहुत खूबसूरती से अपने ही तरीके से उठाती है। फिल्म के प्रिंसिपल इमेजेस में से एक दृश्य है जिसकी चर्चा करना चाहूँगी। पत्थर पर धीमे से अपने गाल चिपकाते हुए जैसे उसके कुछ कहे अनकहे को सुनने की कोशिश वो बच्ची कर रही होती है। यहाँ फिल्मकार बहुत कुछ संप्रेषित कर देता है। जैसे यहाँ फिल्म एक शानदार रहस्य का उद्घाटन भी करती है दोस्तों। एक शेर है, हमने ही अता की थी पत्थरों को धड़कने, हमने ही अता की थी पत्थरों को धड़कने, बोलने क्या लगे हम पर ही बरस पड़े। इस शेर को कई बार अलग अलग संदर्भों में मैंने प्रयोग किया है। इंसान खुद को ईश्वर के समकक्ष मानने का भ्रम पाल लेता है। ऐसे ही किन्हीं क्षणों में किसी शायर का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध शेर ज़रूर है मगर वास्तविकता कुछ और ही है। पत्थरों को ही नहीं प्रकृति की हर शय को धड़कने यानी जीवन देने वाली अदृश्य शक्ति कण कण में व्याप्त है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु ने अपने शोध में ये ज्ञान भी पहले ही प्राप्त कर लिया था कि जीवन सिर्फ प्राणी मात्र में ही नहीं होता, वो वनस्पतियों में, पत्थरों में भी चेतना पाई जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर प्रोटॉन जैसे चार्ज पार्टिकल्स को भारी ऊर्जा के साथ टकराया जाएगा तो इनके टकराने से हिग्स फील्ड में हलचल पैदा होगी और इस हलचल में जन्म लेगा हिग्स बोसोन जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको विज्ञान नहीं पढ़ा रही, यहाँ उस बिग बैंग थ्योरी का संकेत भी है जो पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु में अवस्थित ऊर्जा की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराता है। और इन सूखी लकड़ियों में भी जान होता है? हाँ, होता है। मेरे बाबा कहते हैं हमारे आसपास जितने भी चीज़ें होती है उन सब में जान होती है। बहरहाल फिल्म जो है कुल मिलाकर अगर आप फिल्म नहीं देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस करेंगे। इसलिए जब भी अवसर मिले इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।